हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है इस रूपेक्स क्लासेस के एक नए वीडियो में। हम लोग जो है पिछले वीडियो में जय पैराग्राम स्टार्ट किए थे। जैसे कि मैंने पूछा था डायग्राम बेस्ड रिवीजन होगा इसमें, तो बस वही इस सेशन में हम लोग जो डायग्राम बेस्ड रिवीजन ही करेंगे। और जय पैराग्राम जो है उसका हम लोग नया पार्ट लेके आए हैं। पहला पढ़ लिए, पाचन तंत्र हम लोग पढ़ लिए थे। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट तंत्र है हमारा श्वसन तंत्र। भोजन पच गया, अब भोजन को जो है ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उसमें से ऊर्जा प्राप्त करनी है। तो हम लोग आज संपूर्ण जानकारी लेंगे इसके बारे में, सारा चीज़ बताएंगे आप लोगों को, है ना। सो पूरी तरह से वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जो भी इस बार मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं वो अच्छे से सिलेबस को समझ लें। ठीक है, चलिए विदाउट एनी लेट आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन। समझिएगा, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं, ये इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं समझिएगा। श्वसन तंत्र के भाग सबसे पहले देखेंगे। इसमें सबसे पहले नासा गुहा आता है। नासा गुहा यानी नसल कैविटी, ये दिखाया नाक का भाग, नसल कैविटी ये। और उसके बाद आपका आता है श्वास नली या ट्रैकिया। यहाँ जो दिखाई दे रहा है, यहाँ से के बाद ये यहाँ पे होता है, ये श्वास नली या ट्रैकिया है। और एक फिर इम्पोर्टेंट चीज़ है फेफड़ा, ये फेफड़ा है हो जाता है। और आपका एक चीज़ और रह गया, वो आपका हम डायफ्राम भी लिख देते हैं, डायफ्राम। तो ये जो है यही मेन है श्वसन तंत्र का भाग। अब समझिएगा क्या होता है एक्चुअली में। ये आपका देखिए ध्यान समझिएगा, ये नासा गुहा है, ये एपिग्लॉटिस, जैसे कि हम कल बताए थे कि जब सांस लेते हैं हम लोग जो है तो भोजन, जिसमें भोजन नली को रोक लेता है, और जब हम लोग भोजन करते हैं तो सांस अति और नली को रोक लेता है। तो अभी ये कंडीशन में चूंकि सांस लिया जा रहा है तो इसको रोक लेगा ये इस तरह से। ये हमारा एपिग्लॉटिस ही है। चलिए इतना आ गया। अब ऐसे ऐसे देखिए, हवा जो भी इसके थ्रू इंटर करेगा नाक के माध्यम से ये हो आएगा, और ये इसके थ्रू ऐसे आएगा। अरे यहाँ आएगा, दो भाग में बढ़ जाएगा, एक ऐसे और एक ऐसे। यहाँ आएगा लैरिंग्स के बाद, ये तो हमारा एक गला है, उसके बाद ये श्वास नली में ऐसा हो जाता है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते श्वास नली ट्रैकिया, इसको ना ब्रोंकी के नाम से जानते हैं, इसको ब्रोंकी। और ये जो इधर आप पार्ट में मुड़ेगा है ना, ये सारे ये दिखाई दे रहे हैं, ये इसको हम लोग जो है ब्रोंकीओल्स के नाम से जानते हैं। ये ब्रोंकीओल्स हो जाता है। अब उसके बाद इस फेफड़े को जो है बचाने के लिए प्लूरल मेम्ब्रेन रहता है। प्लूरल मेम्ब्रेन जो कि झिल्ली, दोहरी झिल्ली होती है। फेफड़ा दोहरा झिल्ली से घिरा होता है, ये तुम्हारा प्लूरल मेम्ब्रेन कहलाता है। और इसमें जो आपका इसमें भरा हुआ रहता है, लिक्विड भरा होता है, ताकि कोई जो है सही पिचक ना सके। जब सांस लेते क्रम में ये पिचके नहीं, ऐसे फेफड़ा पर कोई इफेक्ट ना पड़े, इसलिए इसके अंदर जो है प्लूरल फ्लूइड यानी कि प्लूरल द्रव भरा रहता है इसमें, इसके अंदर। और ये जो दिखाई दे रहा है, ये सब, इसको हम लोग जो है फुफ्फुस हिंदी में या फिर इंग्लिश में इसको एल्वियोलाई के नाम से जाना जाता है। तो इसे देखिएगा, फुफ्फुस या एल्वियोलाई के नाम से इसको जाना जाता है। अब ये जो अंदर दिखाई दे रहा है, ये जब सांस लेते हैं इससे क्या फूलता है, फिर छोड़ते वापस पचकता है, फूलता है फिर पचकता है। तो इससे क्या होता है, सांस लेने से ये दबता है, और दबने के कारण ये ऊपर की तरफ उठेगा, और सांस छोड़ेंगे तो वापस ही फैलेगा, तो ये नीचे की तरफ दब जाएगा। इसको बोलते हैं वो डायफ्राम। इसी कारण से जब सांस लेते हैं तो ये तुम्हारा ऊपर की तरफ आता है, इसीलिए इसी कारण से ये जो है सांस जो अंदर की तरफ चला जाता है, फेफड़ा में ट्रैप हो जाता है। अब इसका जो फंक्शन देख लेते हैं, समझिएगा ध्यान से। जब सांस लिया, ये ऑक्सीजन आया, इधर ऑक्सीजन इसके अंदर चला गया, तो इसके अंदर जाएगा तो इसके अंदर ब्लड होते हैं। क्या होते हैं? ब्लड, खून के, मतलब इसमें बहुत सारा ब्लड वेसल्स है ना, तो ब्लड वेसल्स होते हैं बहुत सारे। उसमें ब्लड में आपका जानते हैं कि क्या रहता है, ब्लड में आपका रहता है हीमोग्लोबिन। क्या रहता है? हीमोग्लोबिन। ब्लड के जो आरबीसी है, आरबीसी में रहता है आपका हीमोग्लोबिन। तो उस हीमोग्लोबिन से आपका ये ऑक्सीजन रिएक्ट कर लेगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये यहाँ के रूप में जाएगा तो सीधे ऑक्सीजन नहीं जा पाता है कोशिका में।
कोशिका में उसको जाना ना जी, तो सीधा रूप से नहीं जा पाता है ना, उसको जो है रिएक्शन करना पड़ता है किससे, हीमोग्लोबिन से। तो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा और बनाएगा HbO2 यानी कि हीमोग्लोबिन ऑक्साइड, सॉरी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसको हीमोग्लोबिन ऑक्साइड नहीं बोलेंगे, गलत हो जाएगा, इसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इस रूप से ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में जब आ जाएगा तब ये ब्लड के रूप में साथ मिल करके हमारे शरीर जितना भी शरीर कोशिकाएं है ना सभी में चला जाता है। ये कोशिकाएं दिखाई दे रहा था शरीर के, इस कोशिका के अंदर आपका माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका है, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, यहाँ देखिएगा। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को भी, इसको भी जूम करेंगे तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया था। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको ये जो स्ट्रक्चर पढ़े होंगे 9th क्लास में, तो ये स्ट्रक्चर दिखाई दिया होगा। इस स्ट्रक्चर के साथ आप लोगों को नाम भी होगा। हम ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बस हम लोग को बस बताना है, इससे जुड़ा हुआ था तो हमने सोचा कि बता दें। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो दिखाई दे रहा है इसको ना हम लोग ऑक्सीजोम के नाम से जानते हैं। ऑक्सीजोम, ये जो टेनिस के रैकेट जैसा स्ट्रक्चर है ऐसा, इसको बोलते हैं ऑक्सीजोम। ऑक्सीसोम ऐसे हिंदी में बोलेंगे, लेकिन ऑक्सीजोम हम लोग पढ़ते हैं। तो इसके अंदर हमारा ऑक्सीजन चला जाता है, इसके अंदर हमारा ऑक्सीजन जाता है किस रूप में, तो HbO2 के रूप में, है ना। अब HbO2 के रूप इसके अंदर चला जाएगा तो यहाँ पे हमारा पुनः जो है आपका HbO2 हाइड्रोजन सॉरी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के रूप में टूट जाता है। यानी कि इससे ये बन गया और यहाँ आएगा कोशिका में आएगा तो ये हीमोग्लोबिन वापस टूट जाएगा और बना देगा हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन अलग अलग। अब यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो तो अलग हो गया जी। अब समझिएगा जो भोजन पचा, पाचन तंत्र में जो भोजन पचा ना, तो वो जो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के ऑक्सीजोम में आ करके एकत्रित हो जाता है ना। माइटोकॉन्ड्रिया के जो है ऑक्सीजोम है ना, तो उसमें आकर के एकत्रित हो जाता है। तो जब हम लोग वापस सांस लेते हैं तो ये जो क्या करता है हमारा ऑक्सीजन, इसके ऑक्सीजन में पहुंच जाता है किसके रूप में, HbO2 के रूप में, जहां वो अलग होकर के ऑक्सीजन देता है। और ऑक्सीजन क्या करता है कि हमारा ऑक्सीजोम के अंदर जो ग्लूकोज है, ऑक्सीजोम के अंदर क्या है, ग्लूकोज, तो उस ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है। चलिए इसको मिटा देते हैं, आई होप आप लोग समझ जान गए, हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। देखिएगा अब हमारा जो इसके अंदर ग्लूकोज होता है C6H12O6, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करके आपका क्या कह देता है, ध्यान दीजिएगा, CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा किस रूप में, तो ATP के रूप में आपका ऊर्जा देता है। तो ये होता है। अब ये ऑक्सीकरण होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीकरण। ये ऑक्सीकरण के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये प्रोसेस, अब बताइए, देखिए समझिएगा। तो हमारा ग्लूकोज तो वहां पर था, तो क्या करेगा, ऑक्सीजन जो है इससे रिएक्ट करके CO2 गैस देगा, H2O जल देगा और ये ऊर्जा देगा। अब समझिएगा, ऊर्जा हमारे शरीर के लिए जरूरी है, तो ऊर्जा हमारा शरीर ले लेगा। जल भी जरूरी है तो जल भी ले लेगा। और उसके बाद अब बच जाता है CO2, जिसका हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं रहता है। ये तो यहाँ जो लेकर आया है Hb, अलग हुआ ना जी, ऑक्सीजन का तो उपयोग हो गया, ऑक्सीजन तो अब नहीं जाएगा। अब ऑक्सीजन का उपयोग हो गया लेकिन बच गया, अब यहाँ पर नया चीज बनता है, उसका नाम है CO2। तो CO2 क्या करेगा, जो यहाँ पे रुका हुआ था Hb, है ना, उस Hb से CO2 रिएक्शन करके और Hb CO2 बनाता है। यानी कि हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। इसको क्या बनेंगे, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। तो ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और फिर ये वापस, ये सारा चीज तो ले लिया, इसका तो कोई काम नहीं देगा। ये वापस जो है हमारे सेल से
फेफड़ा में आ जाता है, हमारे सेल से कहाँ जाता है, फेफड़ा में, इसमें चला जाता है। और फेफड़ा में फिर क्या होता है, वापस फेफड़ा में क्या होता है, वापस ये जो आपका ई बना है, ये बन गया है, वापस इस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा HBS ये के रूप में। तो HB क्या है हमारा, फेफड़ा में रह जाएगा। अब HB फेफड़ा में रह गया तो CO2 कहाँ रहेगा, CO2 तो रह नहीं सकता अंदर से, तो वापस क्या रहेगा, वापस CO2 को बाहर की तरफ रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो अंदर हेल क्या रहा है जी, ऑक्सीजन, और बाहर जा क्या रहा है, अंदर प्रवेश क्या कर रहा है, ऑक्सीजन, और बाहर जा क्या रहा है, CO2। तो इस तरह से देखिए कि हम लोग सांस के रूप में ऑक्सीजन लेते हैं और फिर सांस के रूप में ऑक्सीजन, फिर CO2 बाहर छोड़ते हैं। CO2 बाहर छोड़ेंगे और ऑक्सीजन लेंगे, तो लेने को बोलते हैं इनहेलेशन और छोड़ने को बोलते हैं एक्सहेलेशन। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है पूरा प्रोसेस। एक बार फिर से अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से पीछे से करके और देख करके अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं और इसको अच्छी तरह समझिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। अभी आप लोग सब पढ़िए, बस आज के लिए इतना ही रहेगा। धन्यवाद।